साल 1873 की एक सर्द रात नोवा स्कोटिया के किनारे पर रहने वाली एक मछुआरे को समुद्र में एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वो तुरंत भागकर किनारे की तरफ गया और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक विशाल नहीं अति विशाल जहाज समुद्र में डूब रहा था। उसने इतना बड़ा जहाज अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ये जहाज था SS अटलांटिक, वही अटलांटिक जिससे बड़ा, जिससे तेज चलने वाला और जिससे आलीशान जहाज धरती पर कोई दूसरा नहीं था। पर अब ये दानव समुद्र में समा रहा था और इस पर मौजूद लाइफ बोट्स मौत का जाल बन चुकी थी। घबराए हुए शिप ऑफिसर्स कप्तान की बात नहीं सुन रहे थे और यात्री जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सिर्फ कुछ ही मीटर दूर खड़े गरीब मछुआरे ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। और फिर उन्होंने इन सैकड़ों लोगों को बचाने का एक असंभव अभियान अपने कंधों पर लिया। असंभव इसीलिए क्योंकि उस वक्त समुद्र अपनी प्रचंड शक्ति पर था और सर्दी इतनी थी कि हार्ट कांप जाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन था, पर फिर भी इन मछुआरों ने कुछ ऐसा किया जो अविश्वसनीय था। ये कहानी है 19वीं सदी के सबसे बड़े जहाज SS अटलांटिक की, जिसका इतिहास संभवतः टाइटैनिक से भी अधिक दर्दनाक था। स्वागत है आपका साइनो पर। अब SS अटलांटिक की कहानी क्या थी, ये जानने से पहले प्रश्न ये है कि 19वीं और 20वीं सदी में तो SS आर्कटिक, मैरी सेलेस्ट और RMS टाइटैनिक जैसे कई भयानक समुद्री हादसे हुए थे, तो अटलांटिक की ये कहानी इनसे ज्यादा डरावनी और खौफनाक कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब छिपा है अटलांटिक के इतिहास में। अटलांटिक की कहानी शुरू होती है साल 1870 से। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनियों में से एक व्हाइट स्टार लाइन कंगाली की कगार पर खड़ी थी, इसलिए इसके नए मालिक थॉमस हेनरी इज़मे ने गुस्ताव सचवाबी और एडवर्ड हार्लैंड की कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ के साथ मिलकर उस दौर के कुछ सबसे बेहतरीन जहाज बनाने का फैसला किया। हार्लैंड एंड वोल्फ वही कंपनी थी जिसने आगे चलकर टाइटैनिक का भी निर्माण किया। इन लोगों के द्वारा बनाए गए ये जहाज थे SS ओसनिक, SS अटलांटिक, बाल्टिक और एड्रियाटिक। उस वक्त समुद्र में इनसे तेज चलने वाला जहाज कोई नहीं था। इन चारों में भी अटलांटिक सबसे अलग था। इसे खुद एडवर्ड हार्लैंड ने डिजाइन किया था। 437 फीट लंबा ये जहाज लगभग 3760 टन वजनी था और इसमें 10 बॉयलर्स और एक बेहद ही पावरफुल इंजन था। अटलांटिक की बनावट को इस तरह समझा जा सकता था कि इसमें एक सैलून क्लास यानी फर्स्ट क्लास और 2 बजट क्लास थी। जहाज के ठीक बीच में मौजूद सैलून क्लास VIP लोगों के लिए था और इसके अगले और पिछले हिस्से में मौजूद बजट क्लास सामान्य और गरीब लोगों का था। हालांकि इसका बजट क्लास सैलून क्लास से कम लग्जरी था, लेकिन फिर भी ये उस समय किसी भी जहाज पर मौजूद बजट क्लास से बहुत बेहतर था। इसमें साफ सफाई थी, यात्रियों को अच्छा खाना मिलता था और उनकी यात्रा आराम से पूरी होती थी। अटलांटिक आकार में एक सामान्य जहाज से बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए इसमें लाइटिंग की भी खास व्यवस्था थी। इसके निचले हिस्से में जहाँ पर यात्रियों का आराम कक्ष था, वहाँ पर छोटे छोटे ऑयल लैंप से रोशनी की गई। आगे चलकर ये ऑयल लैंप इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 26 नवंबर 1870 की सुबह एक साधारण सी भीड़ की उपस्थिति में अटलांटिक समुद्र में लॉन्च होता है। जून 1871 में इसने अपनी पहली यात्रा की। ये यात्रा लिवरपूल लंदन से जर्सी सिटी न्यू जर्सी के बीच थी। इसके बाद एक कर अटलांटिक लगभग 18 यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है। इस दौरान इसके इंटीरियर में कई बदलाव हुए। सैलून क्लास को थोड़ा बड़ा किया गया और इसके साथ एक दुर्घटना भी हुई जब लिवरपूल में स्टीमर एलेक्जेंड्रिया इससे टकरा गई, पर इस पूरे वक्त के दौरान कोई खास घटना घटित नहीं हुई। अब 18 यात्राओं के बाद अटलांटिक अपनी 19वीं यात्रा के लिए तैयार था। इस समय अटलांटिक की कमान कप्तान जेम्स एग्न्यू विलियम्स के हाथ में थी। कैप्टन विलियम्स एक अत्यंत अनुभवी कप्तान थे और उनकी कमान में 4 अधिकारी थे। चीफ ऑफिसर जॉन फर्थ, सेकंड ऑफिसर हेनरी मेटकाफ, थर्ड ऑफिसर कार्नेलियस ब्रेडी और फोर्थ ऑफिसर जॉन ब्राउन। इसके अलावा इनके साथ चीफ इंजीनियर जॉन फॉक्सले भी था जो सीधे कैप्टन को रिपोर्ट करता था। सेकंड ऑफिसर मेटकाफ और चीफ इंजीनियर जॉन फॉक्सले का नाम आप आगे के लिए याद रख लीजिए। इस यात्रा की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले अटलांटिक को मर्सी नदी में लाया गया। यहाँ आने से पहले इसमें लगभग 967 टन कोयला भरा गया। अटलांटिक आकार में बहुत बड़ा था, इसलिए इसे किनारे तक ले जाना संभव नहीं था।
क्योंकि इसके लिए एक बड़े बर्थ की जरूरत थी और उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, जो कि खस्ता हाल हो चुकी व्हाइट स्टार लाइन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए एक दूसरी छोटी स्टीमर शिप की मदद से यात्रियों को किनारे से अटलांटिक तक पहुंचाया गया। 20 मार्च 1873 तक लगभग सभी यात्री अटलांटिक पर चढ़ चुके थे और इसी दिन दोपहर 2 बजे अटलांटिक अपने सफर की शुरुआत करता है। इस समय इस पर 152 क्रू मेंबर्स और 615 यात्री थे। 21 मार्च की सुबह 8:45 बजे ये लोग आयरलैंड के दक्षिणी छोर पर स्थित क्वींसटाउन हार्बर पहुंचते हैं और यहां से तकरीबन 175 पैसेंजर्स और उठाते हैं। इस समय आयरलैंड के हालात बहुत खराब थे, इसलिए ये यात्री हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे थे। वैसे तो अटलांटिक एक लग्जरी जहाज था, लेकिन इसकी अधिकतर कमाई इमिग्रेंट यात्रियों से ही होती थी। आयरलैंड से निकलने से पहले यहाँ की हार्बर अथॉरिटी द्वारा अटलांटिक पर एक लाइफ बोट ड्रिल और छोटा सा निरीक्षण किया जाता है, जिसमें पास होने के बाद दोपहर तक अटलांटिक को रवाना होने की इजाजत मिल जाती है। अब दिन का दूसरा पहर आते आते अटलांटिक अपनी यात्रा वापस शुरू कर चुका था। अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहता है और अटलांटिक यूं ही समुद्र में आगे बढ़ता रहा। इस दौरान यात्री भी बड़े मजे में थे। अटलांटिक में एक बड़ा किचन था, जहां पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों के लिए खाना बनता था। यहाँ सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए बनने वाला खाना भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता था। जहाज पर सवार बच्चे दिन भर खेलते रहते और यात्रियों के लिए ये यात्रा आनंदमय थी। इस यात्रा के दौरान चीफ इंजीनियर फॉक्सले लगभग हर रोज कैप्टन को अटलांटिक कितने कोयले की खपत कर रहा था और कितना पीछे बचा था इसकी रिपोर्ट दे रहे थे। 21 और 22 मार्च को जब मौसम साफ था तब ये कोयला लगभग एस्टिमेटेड रेट से ही बर्न हो रहा था, लेकिन 23 मार्च की दोपहर तक आते आते समुद्र ने उफान बढ़ना शुरू किया। तेज हवाएं चलने लगी और मौसम खराब होने लगा। अगले 2 दिनों में ये तूफान इतना तेज हो गया कि यात्रियों को ये समय कैबिन में ही बिताना पड़ा। अटलांटिक इस वक्त अपनी पूरी ताकत से हवा के विपरीत आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं था। इसी दौरान जब चीफ इंजीनियर फॉक्सले कैप्टन को कोयले की रिपोर्ट देता है, तब वो इसमें हेर फेर कर देता है। उस दौर में जहाज के चीफ इंजीनियर आमतौर पर ऐसा मानते थे कि सिर्फ कैप्टन जरूरत से ज्यादा कोयला बर्न करते हैं और एक इंजीनियर जहाज को कैप्टन से अधिक बेहतर जानता है, इसलिए उन्हें हर चीज कैप्टन के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। चीफ इंजीनियर फॉक्सले ने कप्तान विलियम्स को झूठ बोलते हुए ये बताया कि अटलांटिक पर कोयले की मात्रा अनुमान से नीचे है। हालांकि उसकी ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा गलत नहीं थी, पर फिर भी फॉक्सले की ये गलती अटलांटिक को भारी पड़ने वाली थी। 25 मार्च यानी यात्रा के छठे दिन तक आते आते समुद्री हवाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तूफान और लहरें इतनी भीषण थी कि वे अटलांटिक को कभी ऊपर तो कभी नीचे पटक रहे थे। अंदर मौजूद यात्री भी अटलांटिक के साथ ही इधर उधर गिर पड़ रहे थे, जिस कारण कईयों की तबीयत खराब हो गई। यात्री कमरों के कॉरिडोर में रोशनी करने वाले अधिकतर ऑयल लैंप बुझा दिए गए ताकि इनके टूटने फूटने से जहाज पर आग न लगे। इस वक्त अटलांटिक के इंजन अपनी पूरी पावर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी अटलांटिक अपनी मैक्सिमम स्पीड का 1/3 भी हासिल नहीं कर पा रहा था। इंजन में कोयला बहुत तेज गति से खत्म हो रहा था। हालांकि फॉक्सले ने कैप्टन को लगातार गलत रिपोर्ट दे देकर ये कोशिश जरूर की कि वे अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 28 मार्च को फॉक्सले कैप्टन को ये रिपोर्ट करता है कि अटलांटिक पर जो कोयले की मात्रा इंग्लैंड से निकलते वक्त 1000 टन थी, वो अब सिर्फ 319 टन रह गई। वे लोग इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन के मध्य में थे और जमीन उनसे कोसों दूर थी, इसलिए कैप्टन विलियम्स के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत शिप क्रू को आदेश दिया कि वो रसोई और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की मात्रा को कम करे, पर यह सब काफी नहीं था। अब इस परिस्थिति से निकलने के लिए कप्तान विलियम्स के पास एक दूसरा रास्ता ये था कि वे अपने सबसे नजदीकी बंदरगाह हैलिफैक्स नोवा स्कॉटिया जाकर वहां से कोयला भर लें। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। दरअसल जब से व्हाइट स्टार लाइन को इज़्मे ने खरीदा था, तब से वह अपनी हाई एफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग के लिए जानी जाती थी, और अगर इस वक्त कैप्टन विलियम्स अटलांटिक को कोयला सप्लाई के लिए नोवा स्कॉटिया की तरफ ले जाते, तो इससे उनकी और व्हाइट स्टार लाइन दोनों की प्रतिष्ठा में गिरावट होती। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि हैलिफैक्स व्हाइट स्टार लाइन के सबसे बड़े कंपटीटर क्यूनार्ड लाइन का गढ़ था,
इसलिए इन लोगों का वहां जाना काफी शर्मनाक होता। लेकिन कप्तान विलियम्स को खुद की प्रतिष्ठा से कहीं अधिक पैसेंजर्स और क्रू की चिंता थी, इसलिए वो हैलिफैक्स जाने को तैयार थे। यात्रा के 12वें दिन यानी 31 मार्च को कैप्टन शिप ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं। इस वक्त वे लोग न्यू जर्सी से सिर्फ 2 दिन दूर थे और हैलिफैक्स जाने का ये उनके पास आखिरी मौका था। इसलिए कैप्टन ने चीफ इंजीनियर फॉक्सले को सीधे सीधे हाँ या ना में पूछा कि क्या अटलांटिक न्यू जर्सी तक पहुंच सकता है या नहीं। कप्तान के सवाल से अब फॉक्सले के सामने दुविधा खड़ी हो गई, क्योंकि अटलांटिक पर अब भी 160 टन कोयला था और इतने कोयले में वे आराम से न्यू जर्सी तक पहुंच सकते थे। पर क्योंकि फॉक्सले ने कप्तान को सिर्फ 127 टन कोयला ही रिपोर्ट किया था, इसलिए अब अगर वो यहाँ पर ये कहता कि वे लोग न्यू जर्सी पहुंच जाएंगे तो कप्तान उसका झूठ पकड़ लेते। वहीं अगर वो सच नहीं बोलता तो उसकी इज्जत तो बच जाती, पर अटलांटिक को बिना वजह हैलिफैक्स की तरफ जाना पड़ता, जिससे कंपनी और कप्तान दोनों की किरकिरी होती। चीफ इंजीनियर फॉक्सले ने कैप्टन से झूठ बोला। कैप्टन ने बिना एक पल गवाए तुरंत अटलांटिक को उत्तर में हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। हालांकि समुद्र अभी भी थोड़े थोड़े हिलोरे खा रहा था, पर अब मौसम लगभग साफ हो चुका था, इसलिए अटलांटिक अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। वे लोग न्यू जर्सी नहीं जा रहे थे, पर फिर भी यात्री बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे लोग एक लंबे वक्त तक भयानक समुद्री तूफानों का सामना करने के बाद जमीन देखने वाले थे। यहाँ से अब इस कहानी में नोवा स्कोटिया का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव लोअर प्रोस्पेक्ट एंट्री लेता है। लगभग 2000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 5 परिवार थे, क्लेंसी, कूलेंस, ओब्रायन, लायंस और ब्लैकबर्न्स। ये सर्दियों का मौसम था, इसलिए अधिकतर गांव सुनसान था। अब समय आता है 1 अप्रैल की रात का। इस समय जब अटलांटिक नोवा स्कोटिया की तरफ बढ़ रहा था, तब इसकी कमान 2nd ऑफिसर मेटकाप और 4th ऑफिसर ब्राउन के हाथ में थी। 2nd ऑफिसर मेटकाप के साथ एक शर्मिंदगी भरा इतिहास जुड़ा हुआ था। उनकी वजह से कुछ साल पहले ही एक जहाज डूबा था और अटलांटिक पर उन्हें दूसरा मौका मिला। रात के तकरीबन 12:15 बजे कैप्टन विलियम्स रूटीन चेकअप के लिए पुल पर आते हैं। कैप्टन विलियम्स जानते थे कि अटलांटिक के लिए आने वाले कुछ घंटे सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि हैलिफैक्स का रास्ता नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक था। यहाँ के चट्टानी तट की वजह से ये रास्ता अत्यंत दुर्गम हो जाता था और तट पर कोई रोशनी भी नहीं थी जिससे किनारे का पता चल सके। साल के इन महीनों में तो समुद्री तूफानों के कारण ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक था। अटलांटिक पर मौजूद अधिकतर क्रू मेंबर्स के लिए ये बिल्कुल नया मार्ग था, इसलिए कैप्टन ने फैसला किया कि वे लोग तभी तक आगे बढ़ेंगे जब तक उन्हें सैम्ब्रो आइलैंड पर मौजूद लाइट हाउस दिखाई नहीं देता। लाइट हाउस दिखते ही वे वहीं पर लंगर डालकर सुबह होने तक इंतजार करेंगे। कैप्टन विलियम से अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें रात के तकरीबन 3 बजे तक लाइट हाउस दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी नींद की झपकी लेने की सोची और मेटकाफ को जिम्मेदारी दी कि अगर उसे लाइट हाउस दिखे तो वो तुरंत उन्हें उठा दे, और अगर लाइट हाउस ना भी दिखे तो 3 बजे तक तो वो उन्हें किसी भी हालत में जगा ही दे। इसके बाद वो सोने चले गए। इस वक्त अटलांटिक हर बीतते हुए मिनट के साथ लगभग 1/4 मील की दूरी तय कर रहा था। इसी वक्त जहाज पर मौजूद एक कर्मचारी जो पहले भी हैलिफैक्स जा चुका था, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत 2nd ऑफिसर मेटकाफ को आगाह किया कि वे लोग तट के काफी करीब हैं, इसलिए जहाज रोक देना चाहिए, लेकिन मेटकाफ ने उसकी नहीं सुनी। यहाँ पर मेटकाफ ने एक और बहुत बड़ी गलती की। जब स्टीवर्ड 2:40 पर कप्तान को जगाने जा रहा था, तब मेटकाफ ने उसे रोक दिया और कप्तान को 3 बजे भी नहीं उठाया। उसने तय किया कि जब तक उन लोगों को लाइट हाउस दिखाई नहीं देता तब तक वे कप्तान को नहीं जगाएंगे। यहाँ से अब चीजें गलत होना शुरू होती हैं। अटलांटिक नोवा स्कोटिया के तट के दक्षिण में आगे बढ़ रहा था, इसलिए चालक दल के अनुमान के मुताबिक उन्हें अपने लेफ्ट में लाइट हाउस दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस वक्त वे लोग अटलांटिक ओशियन के जिस हिस्से में थे, वहाँ से फंडी की खाड़ी की तरफ पानी बहता था, और यहाँ से बहने वाला ये पानी इतना तेज और ताकतवर होता है कि ये दुनिया के सबसे तीव्र जवारों में से एक है। इस पानी ने अटलांटिक को लगभग 12 मील पश्चिम में खिसका दिया और अटलांटिक की क्रू को ये अंदाजा भी नहीं था
कि सैमरो आइलैंड लाइट हाउस उनके लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट साइड में आ चुका था। उनके चारों ओर घना कोहरा था, इसलिए इतनी दूर लाइट हाउस दिखाई देना भी संभव नहीं था। अनजाने में अटलांटिक लाइट हाउस को पार कर चुका था और अब वो घोर अंधेरे में तेजी से तट की तरफ आगे बढ़ रहा था। आखिरकार 3:12 पर मेटकाफ डिसाइड करते हैं कि अब वो कैप्टन को जगा देंगे, लेकिन तभी लुकआउट जोर से चिल्लाता है, आगे ब्रेकर हैं। मेटकाफ देखते हैं कि वो नोवा स्कोटिया के तट से सिर्फ कुछ 100 फीट ही दूर थे और अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो अगले कुछ पलों में अटलांटिक तट से टकरा जाएगा। इसलिए वो जोर से चिल्लाते हैं, जहाज को बाई तरफ घुमाओ। चालक दल ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इस समय वो तट के इतना नजदीक पहुंच चुके थे कि अटलांटिक पानी के नीचे मौजूद एक चट्टान से टकरा गई, जिससे उसका निचला हिस्सा फट गया और उसमें पानी बढ़ने लगा। टकराव के कारण अटलांटिक को इतना जोरदार झटका लगा कि इसमें मौजूद सारे ऑयल लैंप बुझ गए, जिससे पूरा जहाज घोर अंधेरे में चला गया। हालांकि इतनी भयानक टक्कर के बाद भी अटलांटिक इन चट्टानों में फंसा नहीं और उसकी स्पीड भी कम नहीं हुई। लेकिन जब ये तट से थोड़ा ही दूर था तब अचानक एक चट्टान में फंस जाता है। टक्कर के कारण इसका अगला हिस्सा पानी से बाहर निकल गया। अटलांटिक धीरे धीरे डूबने लगा और शायद उस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी उसका इंतजार कर रही थी। चट्टान के कारण प्रोपेलर टूट गए, इंजन रूम में पानी बढ़ने लगा, जहाज की निचली डेक पानी से तरबतर थी और अब हद से ज्यादा तेजी से घूमता हुआ इंजन कभी भी दम तोड़ सकता था। घबराए हुए क्रू मेंबर्स इधर उधर भागने लगे। कैप्टन विलियम्स तुरंत पुल पर चढ़ते हैं और स्थिति भांपते हुए 3 ऑर्डर देते हैं। पहला, लाइफ बोट्स तैयार करो। दूसरा, यात्रियों को डेक पर लेकर आओ। और तीसरा, मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल लॉन्च करो। तीनों आदेशों पर तुरंत अमल किया जाता है। अटलांटिक अभी पूरी तरह डूबा नहीं था, इसलिए लाइफ बोट तैयार करना आसान था। 2 क्वार्टर मास्टर्स रॉकेट छोड़ने लगते हैं और कुछ कर्मचारी नीचे जाकर पैसेंजर्स को निकालने लगते हैं। अटलांटिक तेजी से चरमराने लगा। ये चरमराहट भयानक थी। पतवार पर लहरों का तेज आघात ऐसे था मानो कोई इस विशाल जहाज पर हथौड़ा मार रहा हो। यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे। इनमें से कई ऊपर आने में सफल रहे, वहीं कईयों को, खास तौर पर महिलाओं को ऊपर आने में वक्त लगा, जो उनकी जान पर भारी पड़ा। जहाज के प्रत्येक अधिकारी और क्वार्टर मास्टर को एक एक लाइफ बोट की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जैसे ही इनमें से एक लाइफ बोट पानी में उतरी, तेज बहाव के कारण वो भी तबाह हो गई और उस पर सवार सभी लोग मारे गए। कप्तान विलियम्स समझ गए कि इस वक्त लाइफ बोट्स मौत का जाल थी। ठीक इसी वक्त सेकंड ऑफिसर मेटकाफ भी अपनी लाइफ बोट पानी में उतार रहे थे। कैप्टन विलियम्स जोर से चिल्लाकर उन्हें वापस आने को कहते हैं, लेकिन तभी एक तेज लहर से उनकी बोट पानी में गिर गई और सेकंड ऑफिसर मेटकाफ समेत उस लाइफ बोट पर सवार सभी लोग मारे गए। यानी अब इस स्थिति में सबसे सुरक्षित जगह थी डूबता हुआ अटलांटिक। कैप्टन विलियम्स और क्रू नहीं जानते थे कि वे लोग किस जगह पर अटके हुए हैं और न ही उन्हें ये पता था कि आसपास उनकी मदद करने वाला कोई है या नहीं। वे लोग मार्स आइलैंड लोअर प्रोस्पेक्ट के पास थे। यहाँ पर माइकल क्लेंसी और उनका परिवार रहता था। माइकल ने जब डिस्ट्रेस रॉकेट की आवाज सुनी तो वो बाहर आए और स्थिति भांपकर किनारे की तरफ चल दिए। वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक पर अब एक और दिक्कत आ जाती है। जो क्वार्टर मास्टर डिस्ट्रेस रॉकेट छोड़ रहे थे, उनसे गलती से एक रॉकेट वहीं पर फट गया, जिससे सारे रॉकेट उनके हाथ से छूटकर समुद्र में गिर गए। अधिकतर महिलाएं और बच्चे अभी भी जहाज के पिछले हिस्से पर थे और यही हिस्सा तेजी से डूब रहा था। टकराव के कुछ ही मिनट बाद अटलांटिक उस चट्टान से भी फिसल जाता है जिस पर वो अभी तक टिका हुआ था और अब ये समुद्र में लुढ़कने लगा, जिससे इसकी एक स्टर्न टूट गई। इस स्टर्न से दबकर अटलांटिक पर मौजूद लगभग सभी महिलाएं और बच्चे मारे गए। इसी दौरान माइकल क्लेंसी भी अपने भाई और 16 साल के बेटे के साथ तट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ उनके सामने जो नजारा आया उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक अति विशाल जहाज जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, वो डूब रहा था और उस पर सवार सैकड़ों लोग
बेहताशा चीख रहे थे। क्लेंसी परिवार बचाव अभियान की तैयारी करने लगता है। लोअर प्रोस्पेक्ट के पास ही 2 और गांव थे, टेरेंस बे और अपर प्रोस्पेक्ट। अगर इन लोगों को इन गांवों से भी मदद मिल जाती तो ये बचाव अभियान बहुत तेज हो जाता। जल्द ही अपर प्रोस्पेक्ट के लोग भी डिस्ट्रेस सिग्नल देखकर एक रेस्क्यू बोट लेकर मदद को निकल जाते हैं। लेकिन ये लोग घटना वाली जगह से 3 मील दूर थे और उन्हें अटलांटिक तक पहुंचने के लिए तेज बहते हुए समुद्र को पार करना था। अब अटलांटिक पर पीछे बचे हुए लोग जिंदा रहने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन कप्तान विलियम्स हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने किसी तरह क्रू की मदद से जहाज के मलबे के जरिए एक रस्सी पास ही मौजूद चट्टान तक पहुंचाई। हालांकि इस रस्सी के जरिए किसी इंसान का चट्टान तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी एक क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट थॉमस मलबे के जरिए किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। यहाँ पर जब रॉबर्ट ने क्लेंसी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने क्लेंसी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। क्लेंसी ने तुरंत एक रेस्क्यू बोट तैयार की और पास ही में रायन आइलैंड पर रहने वाले एडमंड रायन को हादसे की सूचना भिजवाई। रायन तुरंत आसपास रहने वाले लोगों को सचेत कर दुर्घटना वाली जगह की तरफ निकल गए। इस वक्त अटलांटिक को चट्टान से टकराए हुए 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और अब ये 2 हिस्सों में टूटने लगा और इसके डूबने की रफ्तार भी तेज होने लगी। दूसरी तरफ ठंड इतनी भयानक थी कि जो लोग रेलिंग के पास खड़े थे उनके हाथ रेलिंग से चिपक गए। इसी दौरान 3rd ऑफिसर ब्रेडी भी किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने क्लेंसी और रायन को बताया कि ये व्हाइट स्टार लाइन का अटलांटिक है और उन्हें तुरंत कंपनी को एक मैसेज टेलीग्राफ करना था। एक रनर उनका ये मैसेज लोअर प्रोस्पेक्ट के पोस्ट ऑफिस लेकर गया। अब तक सभी गांव वाले जाग चुके थे। क्लेंसी और रायन ने एक छोटी डोरी बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इतनी छोटी नाव से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी 20 से 25 फीट लंबी मछली पकड़ने वाली नाव निकाली। लेकिन अटलांटिक के पास पानी का बहाव इतना तेज था कि ये नाव भी कुछ नहीं कर सकी। गांव वालों ने तय किया कि वे इस नाव को आइलैंड के दूसरी तरफ ले जाएंगे, जहां पर पानी अपेक्षाकृत शांत था, और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। लगभग 1 दर्जन लोग उस नाव को सिर पर उठाकर क्लेंसी के गढ़ से आइलैंड की दूसरी तरफ लेकर गए। ये सब होते होते सुबह के 6 बज चुके थे और अब अटलांटिक को टकराए हुए भी 3 घंटे बीत चुके थे। हालांकि इस वक्त तक एक बात अच्छी थी कि अधिकतर यात्री मलबे पर मौजूद रस्सियों के जरिए चट्टान तक पहुंचने में सफल रहे, पर फिर भी वो किनारे से बहुत दूर थे और ये चट्टान भी कम खतरनाक नहीं थी, क्योंकि हर बार पहले से एक बड़ी लहर आती और चट्टान को ढक देती, जिससे यात्रियों की जान संकट में आ जाती। बचाव दल ने महसूस किया कि अटलांटिक चट्टान के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले चट्टान पर फंसे हुए लोगों को बचाने का फैसला किया। लेकिन अगर इसे कप्तान और अटलांटिक पर मौजूद लोगों के नजरिए से देखा जाए तो अटलांटिक लगातार पानी में डूब रहा था और किसी भी समय वो पानी में समा सकता था, जबकि चट्टान तो स्थिर थी, वो डूबने वाली नहीं थी। कैप्टन विलियम्स ने बचाव दल को जोर से चिल्लाकर कहा कि प्रत्येक यात्री की जान बचाने के बदले उन्हें $500 या शायद 500 पाउंड दिए जाएंगे। खासतौर पर जहाज पर मौजूद यात्रियों की जान बचाने पर रेस्क्यूअर्स को उनका ये ऑफर पसंद आया। उन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को मलबे से निकालना शुरू किया। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि वे लोग चाहे जितनी मेहनत कर ले, किंतु समुद्र की शक्ति अपने चरम पर थी, इसलिए इतने लोगों को बचाने के लिए उन्हें एक दूसरी नाव की जरूरत थी। इसी जुगाड़ में इनमें से कुछ लोग वापस क्लेंसी के घर गए और वहां से एक और नाव को रेस्क्यू करने के लिए तैयार किया गया। हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस था। अब अटलांटिक के रेस्क्यू के लिए 2 नावें थी। जो सैकड़ों सर्वाइवर्स जमीन तक पहुंच गए, उन्हें क्लेंसी के घर ले जाया गया, जहां पर क्लेंसी की बेटी ने उनकी देखभाल की। क्लेंसी का घर इतना बड़ा नहीं था, वो एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गरीब परिवार का घर था, जो इतने लोगों का भार सहन करने के लिए नहीं बना था। पर फिर भी क्लेंसी परिवार ने बिना सोचे समझे भीगे हुए इन सैकड़ों अनजान लोगों को न सिर्फ अपने घर में जगह दी, बल्कि इन्हें गर्म पानी और खाना भी दिया।
वहीं दूसरी तरफ बचाव दल के लोग अब बहुत थक चुके थे और धीरे धीरे हिम्मत हारने लगे। अटलांटिक के बो पर अभी भी 100 लोग थे, जिनमें फर्स्ट ऑफिसर बर्थ और कप्तान विलियम्स भी शामिल थे। ठीक इसी वक्त इन लोगों की मदद के लिए अपर प्रोस्पेक्ट से निकली एक बोट भी पहुंच जाती हैं। ये लोग रेस्क्यू के लिए इतने खतरनाक समुद्री हालातों में भी 3 मील की दूरी तय कर यहाँ तक पहुंचे थे। समुद्र अभी भी उफान पर था और ये बचाव कार्य और ज्यादा मुश्किल हो चुका था, पर नोवा स्कोटिया के लोगों ने हार नहीं मानी और मार्स आइलैंड के तट और मलबे के बीच 20 से भी ज्यादा यात्राएं तय कर उन्होंने पीछे बचे सभी यात्रियों को बचा लिया। कप्तान विलियम्स सबसे आखिरी इंसान थे जिन्हें बचाया गया। इस वक्त वो हद से ज्यादा थक चुके थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों के सामने अपने जहाज को डूबते हुए देख रहे थे। हालांकि जब आखिरी नाव किनारे पर पहुंची तब अटलांटिक पर 3 लोग बच गए थे, जिनमें फर्स्ट ऑफिसर बर्थ भी शामिल थे। ये तीनों ऊपर मस्तूल पर चढ़े हुए थे और इतनी तेज लहरों में इन्हें बचा पाना नामुमकिन था। फर्स्ट ऑफिसर बर्थ ने लगभग हार मान ली, पर अगले दिन एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद बर्थ को भी बचा लिया गया। इन सभी सर्वाइवर्स को क्लेंसी और रयान के घर पर रोका गया। लोअर प्रोस्पेक्ट के लोगों ने खुद से आगे आकर इन सैकड़ों लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया। इन गरीब मछुआरों का सर्दियों के लिए जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो चुका था, पर फिर भी वे मदद से पीछे नहीं हटे। अटलांटिक पर सवार 958 लोगों में से लगभग 550 लोग डूब गए। जब व्हाइट स्टार लाइन को हादसे की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत जरूरी सामान और खाने पीने के साथ एक रेस्क्यू जहाज भेजा। व्हाइट स्टार लाइन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी क्यूनार्ड लाइंस ने भी सर्वाइवर्स की अच्छी खासी मदद की। इन सर्वाइवर्स में चीफ इंजीनियर फॉक्सले भी शामिल था, जिसकी गलत रिपोर्ट की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा और जिसकी वजह से ये सब हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अगले दिन डेड बॉडीज को पानी से निकाला गया। इनकी तादाद सैकड़ों में थी। मरे हुए लोगों को टेरेंस बे और आसपास के इलाकों में ही दफनाया गया। इस कहानी का सबसे दुखद और अंतिम पहलू ये था कि लोअर व अपर प्रोस्पेक्ट और टेरेंस बे के जिन गरीब मछुआरों ने इन यात्रियों को बचाया था, कप्तान विलियम्स के वादे के मुताबिक उन्हें $500 तो क्या $5 भी नहीं मिले। यहाँ तक कि इस बचाव अभियान में जितना भी खर्चा हुआ वो इन मछुआरों के सिर पर ही आया। लोअर प्रोस्पेक्ट, टेरेंस बे और अपर प्रोस्पेक्ट के उन मछुआरों को भले ही सरकारों ने न पहचाना हो, लेकिन इतिहास उनकी बहादुरी और दया के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा।